पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि स्काई बर्निंग सेक्टर वाले जो थे वो युनची के पीछे पड़ चुके थे उसको मारने के लिए, क्योंकि उसने शादी भंग करवा दी थी। इस वजह से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आया हुआ था। यही वजह थी कि वो लोग युनची को मारने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं, लेकिन युनची अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ मुकाबला करता है और बढ़िया तरीके से उनको सबक सिखाता है। लेकिन तब उसको एक गुफा के अंदर ड्रैगन गॉड नजर आता है, जिससे उसकी पहले भी मुलाकात हुई थी। और ड्रैगन गॉड यहाँ पर युनची को एक खास तरह की ड्रैगन स्पिरिट के बारे में बताता है कि अगर यहाँ पर युनची उस ड्रैगन स्पिरिट को अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर कंट्रोल करके रख ले तो आगे चलकर वो उसके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी। तो इस वजह से युनची जो था वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन स्पिरिट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। यहाँ पर दिक्कत तो बहुत ज्यादा आती है, लेकिन फिर भी युनची ने ये कारनामा कर दिखाया था। उसने ड्रैगन स्पिरिट को अपने स्पेशल वर्ल्ड के अंदर कंडेंस कर लिया होता है, जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम युनची को देखते हैं, वो गुफा के अंदर से बाहर निकल आ चुका था, जहाँ पर स्काई बर्निंग सेक्टर वाले उसको चारों तरफ से घेरे हुए होते हैं। उससे कहने लग जाते कि देख, इज्जत से अपनी स्वॉर्ड नीचे रख दे और हमारे सामने सरेंडर कर दे, बड़ी प्यारी मौत देंगे तुझे। लेकिन अगर तू ऐसा नहीं करता तो फिर समझ जाना तेरी लाश का टुकड़ा भी नहीं मिलेगा। तो युनची कहते कि सारे दुश्मन हमेशा सेम डायलॉग क्यों मारते हैं, तूने भी वही सेम डायलॉग मारा, लेकिन मैं इस डायलॉग से बोर हो चुका। तो ये सुनकर तो स्काई बर्निंग सेक्टर वाले और ज्यादा भड़क चुके थे। वो सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युनची के साथ भिड़ जाते हैं। वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन युनची भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके साथ फाइट करता है। और अब यहाँ पर दोनों के बीच में एक बहुत ही धमाकेदार बैटल शुरू हो चुका था। युनची पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है और यहाँ पर अब उसका मुकाबला कर पाना उन दुश्मनों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। एक बंदा तो युनची के ऊपर अटैक करने आता है अपनी स्वॉर्ड के जरिए, लेकिन युनची 2 उंगली से उसकी स्वॉर्ड को पकड़ता है, उसको वहां पर स्टॉप कर देता है। तो ये देखकर बाकी बंदे कहने लग जाते हैं कि असल में जो स्वॉर्ड है वो अर्थ का फाउंड वेपन है, जो कि बहुत ज्यादा कमाल का होता है और उसको 2 उंगली से रोक लेना किसी नॉर्मल बंदे की बात ही नहीं है। अचानक में युनची इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया है, आखिर किया क्या इसने गुफा के अंदर जो इसको इतनी ज्यादा पावर अचानक में मिल गई है। युनची भी कहना चाहता है कि वाह, मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग महसूस कर पा रहा हूँ। ये सब लगता है कि उसे ड्रैगन स्पिरिट की वजह से हुआ है, क्योंकि उसकी वजह से ही मैं यहाँ पर इतने कमाल के अटैक कर पा रहा और मुझे ये फाइट करने में पहले से ज्यादा मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई भी मेरे सामने अभी टिक ही नहीं सकता। तो जो एल्डर यहाँ पर युनची के ऊपर अटैक करने के लिए आता है, युनची अपनी स्वॉर्ड की मदद से ऐसा उसके ऊपर अटैक देकर मारता है कि वो एल्डर वहाँ पर जल कर ही खत्म हो चुका था। उसके सेक्ट वाले बाकी एल्डर पागल हो जाते हैं कि ये क्या हुआ। अभी तो यहाँ पर ये एल्डर युनची से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था जब ये गुफा के अंदर नहीं गया था। तो गुफा के बाहर आते ही मानो लगा कि इसने 10-15 लेवल ब्रेक थ्रू कर लिया। ये इतनी जल्दी इतनी सारा पावर को कहाँ से जमा करके ले आया, जो उसके अटैक इतने ज्यादा ब्रूटल हो चुका है। युनची कहता है कि अगर अगला जन्म मिले ना तो गलती से भी मुझसे पंगा लेने के बारे में सोचना मत, वरना मैं तुम्हारा जो हाल करूंगा इस जन्म में उससे भी बुरा करूंगा अगले जन्म में। तो ये देखकर सारे के सारे जो एल्डर थे स्काई बर्निंग सेक्ट के, वो लोग अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक बार फिर से युनची के साथ फाइट करने लग जाते हैं कि इसने हमारे एक एल्डर की जान ली, जिस तरह से इसने जान ली है ना उसी तरह से इसकी जान ली जाएगी, इसको हम छोड़ने नहीं वाले हैं। पर वो लोग युनची को कहाँ कुछ बिगाड़ पाते, उल्टा युनची उनको बहुत मारता है। वो हर एक जो अटैक देकर मारता उनके ऊपर उसका अटैक इतना भयंकर तरीके से लगता कि उनकी हालत खराब हो चुकी थी। वो समझ जाते हैं कि शायद हम यहाँ पर उसका मुकाबला नहीं कर सकते, ये हमारे सारे वेपन को डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। क्योंकि युनची का एक अटैक किसी को भी लग जाए ना तो वो बंदा राख में बदल कर गायब हो जाता बस एक अटैक के अंदर। यही नजारा सभी के दिल में एक दहशत पैदा कर चुका था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। कुछ तो एल्डर वहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लग जाते, लेकिन जो कुछ बचे हुए थे वो यहाँ पर उसके साथ फाइट रहे थे। लेकिन फाइट तो क्या ही कर रहे थे, अपनी बस बेइज्जती करवा रहे थे और कुत्तों की तरह मार खा रहे थे, क्योंकि युनची सभी की बचा जा रहा था। युनची कहता है कि अरे धक्का मुक्की करने की जरूरत नहीं, एक एक करके मैं सबको मारूंगा, कोई ऐसे जल्दी कोई बाद में नहीं मरने वाला, इसलिए लाइन लगा खड़े हो जाओ, सबको मैं एक साथ मारने वाला। तो इसके बाद युनची अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही कमाल का अटैक तैयार करता है, जिसका नाम था फॉलिंग मून। और उसके जरिए वो एक बहुत ही खतरनाक अटैक देकर मार देता है स्काई बर्निंग सेक्ट के सभी एल्डर के ऊपर एक साथ, ताकि सभी को निपटा सके। वो अटैक जैसे एल्डर की तरफ बढ़ रहा था, एल्डर अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जितना भी वो कोशिश क्यों ना करे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इसलिए वो लोग जाकर अपनी फॉरबिडन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये जो टेक्निक है वो नॉर्मल डिसाइपल यूज नहीं कर सकते, ये सारी फॉरबिडन टेक्निक होती है। तो उसी का उन लोगों ने इस्तेमाल कर लिया था और उसके जरिए एक बहुत ही अजीब सी ड्रैगन स्पिरिट को वो लोग समन कर लेते हैं, जो कि डिमोनिक पावर से भरी हुई लग रही थी। पर दिक्कत ये है कि ये जो ड्रैगन बना हुआ है ना, ये उस एल्डर के ब्लड एसेंस से बना होता है। मतलब अगर थोड़ा टाइम से भी अगर इसने ड्रैगन का इस्तेमाल कर लिया तो उसका ब्लड एसेंस पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाएगा और उसकी जान तक जा सकती है। तो युनची के मारे गए एल्डर को वो एल्डर खुद ही यहाँ पर अपनी आत्महत्या करने के लिए तैयार है कि भाई हम मरेंगे लेकिन तुझे मार के मरेंगे। जैसे ड्रैगन का अटैक आता है युनची के पास, वो अटैक काफी खतरनाक लगा था और युनची के शुरुआती कुछ अटैक को वो आसानी से रोक लेता और उसकी तरफ ही बढ़ने लग गया था। युनची अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस ड्रैगन के अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वो ड्रैगन काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था। ऊपर से वो एल्डर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन को और ज्यादा खतरनाक बनाते हुए युनची के ऊपर अटैक कर रहा था, जिस वजह से युनची को अपने कई सारे अटैक इस्तेमाल करने पड़ते हैं। और यहाँ पर दोनों के बीच में एक टक्कर का बैटल चल रहा था, और फिर भी युनची कहाँ ही हार मानने वाला है। वो एक बार फिर से अपनी स्वॉर्ड उठाता है और जैसे अटैक देकर मारने की कोशिश करता है कि सीधा उसकी
फायर पावर के सामने वो ड्रैगन टिक नहीं पाता और अपनी फायर पावर के अंदर उस ड्रैगन को कंट्रोल में लेते हुए युंची सीधा उसको घुमा घुमा कर दूर फेंक देता है, जिस वजह से वो ड्रैगन अधमरा हो गया था और वो बहुत दूर जाकर गिरता है। जो भी उस ड्रैगन के गिरने के चपेट में आते हैं ना, वहाँ के सारे एडर मारे जाते हैं और बस गिनती के 4-5 एडर बचे हुए थे, जबकि टोटल आए थे करीब 20 के आसपास और बाकी सभी को यहाँ पर युंची ने जलाकर ही खत्म कर दिया था। बड़ी ब्रूटल मौत दी थी उन लोगों को यहाँ पर युंची ने। इसके बाद तो युंची अभी भी नहीं रुकता, बचे हुए एडर की भी वाट लगाने के लिए अपने फेनिक्स स्पिरिट को समन कर लेता है। उसकी फेनिक्स पावर जो थी अब बचे कुछ एडर को मारने के लिए काफी थी। जितने भी एडर यहाँ मौजूद थे उनमें से आधे से ज्यादा तो मर ही चुके थे और जो बचे हुए थे उनकी भी अब हालत खराब हो चुकी थी। उनको समझ आ चुका था कि हमने शायद गलती कर दी युंची के साथ मुकाबला करके, वो हमें मार डालेगा। वो सच में बहुत ज्यादा गुस्से में आया और आज यहाँ पर इसको रोकना बहुत मुश्किल होगा। युंची कहना चाहते कि बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने तुम लोगों को पहले ही वार्निंग दी थी कि आज मेरा मूड मत खराब करो, क्योंकि मैं बहुत जरूरी काम करने के लिए चाह रहा था, लेकिन तुम लोगों ने बीच में आकर मेरा मूड खराब कर दिया। तो सोचा कि अब तुम्हारे ऊपर हाथ साफ कर लो। और तब भी दूसरा जो एडर था जो यहाँ पर मौत के मुंह में खड़ा था युंची के सामने, लेकिन फिर भी कहना चाहते कि देख लेना एक दिन वो जरूर आएगा जब मैं अपने हाथों से तेरी जान लूंगा। तो ये सुनकर युंची भड़क जाता है कि अबे एक टांग तेरा कब्र के अंदर है और फिर कहां से हिम्मत लाता है ऐसी बात करने की। वो सीधा अपनी स्वॉर्ड उठाता है जैसे देकर मारता है उस एल्डर के ऊपर कि वो एल्डर भी जलकर खत्म हो चुका था। बड़ा एक दिन का इंतजार करने वाला, उस दिन को आने से पहले युंची ने उसको जलाकर खत्म कर दिया। बस बचा हुआ था यहाँ पर स्काई बर्निंग सेट का जो लीडर होता है वो। युंची उससे कहना चाहता है कि तुझे घबराने की जरूरत नहीं, तू क्या के लिए घबरा रहा है, मैं तुझे नहीं मारूंगा, मैं तो तुझे यहाँ पर जिंदा छोड़ने वाला, क्योंकि तू जब भी जिंदा रहेगा ना तो ये चीज सोच कर तड़पेगा कि एक अकेले बंदे ने तेरे पूरे सेट के एल्डर को मार डाला, तेरे सेट को इतना परेशान किया, तेरे पूरे की पूरे स्काई बर्निंग सेट को उसकी औकात दिखा दी। तो जब तू जिंदा रहेगा ना तो बस यही सोच कर तड़पता रहेगा कि तेरे सेट को बर्बाद करने वाला कोई दूसरा सेट या कोई आर्मी नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक अकेला बंदा जो कि मैं था। जब बता दीजिए अगर अपने स्काई बर्निंग सेट के अंदर की आज तक कभी भी उन लोगों ने हमारे इंपीरियल सिटी के ऊपर या फिर हमारे किसी भी बंदे के ऊपर आग उठाने की कोशिश की ना, तो उसके अगले दिन तक तेरा स्काई बर्निंग सेट इस दुनिया के नक्शे से लिटरली बता रहा हूँ गायब हो जाएगा। जब हिक में मैंने तुझे ये चांस दिया है कि तू अपने स्काई बर्निंग सेट को रिवाइव कर सकता है, अगर गलती दोहराई तो फिर सोच लेना की तरह क्या होगा। तो वो जो लीडर था वो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो था तो बड़ा गुस्से में, लेकिन कर भी जा सकता था, इसलिए उसको वहाँ से मजबूरी में जाना ही पड़ता। वो वहाँ से भाग निकलता और युंची ने यहाँ पर सभी एल्डर को उनकी औकात दिखाता हुआ बिंदास यहाँ पर काम को निपटा दिया था। इसके बाद जैस्मिन जो थी वो युंची से कहने लगी कि उस ड्रैगन ने तुम्हें अपना ड्रैगन मैरो दिया है और वो स्पिरिट दी है ना, तो मेरे ख्याल में जहाँ तक लगता है कि तुम ड्रैगन गॉड जो होता है उसकी 10% पावर इस्तेमाल कर पा रहे हो। जितना भी तुम्हें मिला है उसके जरिए तुम ड्रैगन गॉड के 10% पावर को तो यूज कर ही पा रहे हो। तुम्हें और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, अपने पावर को और अच्छे से समझना पड़ेगा, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तब जाकर तुम ड्रैगन गॉड की जो ओरिजिनल 90% बची हुई पावर है ना उसका इस्तेमाल कर पाओगे। तो युंची कहता है कि अरे 10% भी मैं कर पा रहा हूँ तो बहुत कमाल की बात है, लेकिन मैंने देख लिया कि 10% पावर भी बहुत भयंकर थी। ऐसे ही मैं रहा तो सारा टाइम लगेगा ना कि मैं थोड़े टाइम के अंदर ही ड्रैगन गॉड की फुल पावर को यूज कर पाऊंगा और एक ड्रैगन गॉड कहलाऊंगा। ये तो क्या कमाल का टाइटल होगा, मुझे अभी से सुनकर ही मजा आ रहा है। तो इसके बाद युंची वापस से निकल जाता है लिटिल फेरी को ढूंढने के लिए। वो जा रहा था वही फ्लोटिंग क्लाउड सेट के अंदर जहाँ पर लिटिल फेरी रहा करती थी, लेकिन उसको नहीं पता कि उसको वहाँ से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया। तो लिटिल फेरी को ढूंढने के लिए युंची उस सेट के अंदर जा रहा था। तो जैसे युंची आगे बढ़ा होगा ना उसको ऐसा महसूस होने लगा था कि उसका जो फिनिक्स गॉड की पावर है और ड्रैगन गॉड की जो पावर है वो दोनों कुछ तो ऐसा देख चुकी है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब हो सकता है आगे कुछ ऐसी चीज हो जो कि इतनी ज्यादा खतरनाक हो जिससे उसके दोनों गॉड की पावर काफी ज्यादा डरी हुई है। तो जैस्मिन उसको ये बताई थी कि मुझे तो लगता है कि कोई ऐसा बंदा होगा जो कि ड्रैगन से रिलेटेड होगा। हो सकता है कि वो जो ड्रैगन था जिसने तुम्हें अपनी पावर दी उसकी बेटी हो या कोई इसका रिश्तेदार हो जो आज भी दुनिया के किसी कोने के अंदर जिंदा होगा। और अगर ऐसा हुआ तो न जाने वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा उसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। यही वजह है कि तुम्हारा ड्रैगन और फिनिक्स गॉड दोनों उस पावर को महसूस करके थोड़े से घबरा रहा है। तो युंची अभी इस चीज पे उतना ज्यादा फोकस नहीं करता और यहाँ से वो सबसे पहले निकल जाता है वहाँ जाने के लिए जहाँ पर वो फ्लोटिंग क्लाउड सेट है। वहाँ पर जैसे ही वो पहुंचा था यहाँ पर आने के बाद वो अपने बर्ड को वापस भेज देता है जो कि उसका बर्ड तो नहीं था बल्कि लिंसी का था। तो उसने उसको वापस भेजा और वो फ्लोटिंग क्लाउड सेट के अंदर जाने के लिए तैयार हो चुका था ताकि लिटिल फेरी से मिल सके। उसको नहीं पता कि लिटिल फेरी यहाँ पर होती भी है या फिर नहीं होती है। तो जैसे युंची आगे बढ़ा था उसको वहाँ पर एक कमाल का फॉर्मेशन नजर आता है जो कि वो कहता है कि इससे पहले जब मैं यहाँ पर आया था तो ऐसा फॉर्मेशन कुछ लगा हुआ नहीं था, लेकिन ये क्यों लगा दिया गया यहाँ पर। तो जैसे फॉर्मेशन के करीब आता है वहाँ पर किसी की आवाज आती है जो बड़े गुस्से के साथ युंची से कह रही थी कि देखो बाहर से तुम जो भी यहाँ पर आने की कोशिश कर रहे हो ना अपने कदम रोक लो
और यहाँ से रिटर्न चले जाओ, वरना अगर तुमने अंदर आने की कोशिश की तो तुम्हारा जो अंजाम होगा वो बहुत बुरा होगा। लेकिन युनची को घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो सीधा आगे बढ़ने की कोशिश करता। लेकिन जैसे वो फॉर्मेशन के पास आया था और उसको क्रॉस करने जा रहा था, वो फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता। फॉर्मेशन के अंदर से बड़ी भयंकर पावर बाहर निकल कर आती थी, क्योंकि वो यहाँ पर वैसे भी गुस्सा है इस सेक्ट से कि उन्होंने लिटिल फेरी के साथ क्या किया, तो वो कैसे रुकने वाला था। पर जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट हुआ, वो एक पिंजरे को बना लेता है और पिंजरे के अंदर जाकर युनची ट्रैप हो चुका था। जो भी आउटसाइडर अंदर घुसने की कोशिश करता है ना, उसके लिए ट्रैप लगा हुआ था कि अगर वो अंदर घुसने की कोशिश करता है तो ट्रैप के अंदर वो हमेशा के लिए फंस जाएगा और उसकी जान जा सकती है। तो अब यहाँ पर युनची उसी ट्रैप के अंदर फंस चुका था। युनची देखकर थोड़ा सा हैरान रहता है कि आखिर इतनी ज्यादा सिक्योरिटी क्यों यहाँ पर लगाई गई है। पहले तो ऐसा कुछ था नहीं, तो इतना ज्यादा सिक्योर क्यों बना दिया गया इसको। वो अपनी पावर का इस्तेमाल करता है, अपने फिनिक्स गॉड की पावर यूज करता है, अपने ड्रैगन गॉड की पावर यूज करता है, लेकिन फिर भी जो पिंजरा बना था जिसमें उसको ट्रैप किया गया था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। युनची कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, तो उस पिंजरे को तोड़ ही नहीं पा रहा था। वो परेशान हो जाता है कि ये हो क्या रहा है। वो पिंजरे के अंदर से कई सारे स्टोन्स बाहर निकल रहे थे, जो सारे के सारे आइस पावर से बने हुए थे और वो इतने बड़े बड़े स्टोन थे कि अगर युनची उसके नीचे दब जाए तो फिर वो मर ही जाएगा, इतने बड़े थे वो। युनची की हालत भी खराब होने लग गई थी, उसका दिमाग भी खराब हो रहा था कि आखिर यहाँ पर ये हो क्या रहा है। मैं फिर भी किसी भी तरह से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करूंगा। वो इतना ज्यादा भयंकर तरीके से ट्रैप हो गया था कि कोई रास्ता ही नहीं था यहाँ से बाहर निकलने का। जब तक ये फॉर्मेशन वो तोड़ेगा नहीं, तो वो अपनी पावर को यूज करता है, जितना हो सकता है उतने अपनी फायर पावर को यूज करते हुए जो आइस से बने हुए पत्थर गिर रहे थे उनको पिघलाने की कोशिश करता है, जिसमें काफी हद तक वो कामयाब हो चुका था। लेकिन जैसे उसने ये किया, वो आइस पावर अब यहाँ पर पत्थरों में नहीं बल्कि उसके हाथों को और पैरों को ही जकड़ना शुरू कर देती है। वो पत्थर तो पिघल चुके थे, लेकिन उस पिघले हुए पानी ने अब युनची को पूरी तरह से ट्रैप कर लिया था और युनची एकदम पत्थर का बनने लग जाता है, ऐसा मानो बर्फ का बन रहा हो वो। लेकिन युनची इतनी आसानी से कहाँ हार मानेगा। वो एक बार फिर से अपने फेक स्वॉर्ड की पावर को यूज करता, अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता और जैसे उसने यहाँ पर अपनी पावर का इस्तेमाल किया, तो अब यहाँ पर उसकी फायर पावर और सामने जो आइस पावर से बना हुआ पिंजरा था, वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। एक तरफ फायर की पावर एकदम फुल अपने पीक पर थी, दूसरी तरफ आइस की पावर फुल अपने पीक पर थी और दोनों जब यहाँ पर टकराते हैं तो ये नजारा बहुत ही भयंकर होता है। अब यहाँ पर फॉर्मेशन तो कोई फिजिकल इंसान है नहीं, लेकिन युनची फिजिकल इंसान था, इस वजह से वो अपनी फायर पावर को और ज्यादा तरीके से इंक्रीज कर पा रहा था। और जैसे वो करता है ये, तो कमाल की बात ये थी कि उसने ये फॉर्मेशन तोड़ दिया था। उसकी फायर पावर यहाँ पर ओवर पावर कर गई उस आइस पावर के पिंजरे को, जिस वजह से युनची उसके अंदर से बाहर निकल कर आ चुका था। वो कहता है कि चलो आखिरकार मैंने पिंजरा तोड़ तो दिया, अब मैं आराम से इस सेक्ट के अंदर जा सकता हूँ। इस पिंजरे ने मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाया। तो युनची के अब अंदर जाने का रास्ता खुल चुका था। वैसे रास्ता खुला तो नहीं था, युनची ने फोर्सफुली अंदर घुसने का रास्ता तैयार किया अपने आप के लिए। तो जैसे युनची अंदर घुसने की कोशिश करता ना, एक बार फिर से यहाँ पर उसको आवाज आती कि आखिर तुम हो कौन, तुमने हमारा फॉर्मेशन तोड़ दिया और जबरदस्ती घुसने की कोशिश क्यों कर रहे हो, तुम्हें चाहिए क्या, तुम आखिर यहाँ पर आए क्यों हो, हमें सारी की सारी जानकारी चाहिए। जिसके बाद वहाँ पर एक लड़की आती है जो कह रही थी कि युनची से कि तुम कौन हो, लेकिन जब वो युनची को देखती ना, वो कहने जाती कि अरे युनची तुम, क्योंकि जो लड़की यहाँ पर आई थी चेक करने के लिए कि बाहर से अभी कौन आया है, वो सब लिटिल फेरी की सबसे पक्की वाली दोस्त थी। वो युनची को देखकर कहती कि युनची तुम जिंदा हो, सबको तो लगा था कि तुम मर चुके हो, तुम इतने जिंदा कैसे हो। तो युनची कहता कि वो सब छोड़ो, मुझे बताओ लिटिल फेरी कहाँ है, मुझे उससे मिलना है। तो ये सुनकर वो जो दोस्त थी वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती कि तुम वापस से लिटिल फेरी से मिलने की कोशिश करो, तुमने उसकी जिंदगी तो बर्बाद कर ही दी है, और कितना बर्बाद करोगे। अगर तुम्हारे साथ वो कभी मिली नहीं होती ना, तो उसका ये हाल नहीं हुआ होता। उसकी पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो चुकी है, उसको पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया गया सिर्फ तुम्हारे साथ मिलने की वजह से, तुम्हारे साथ वो हरकत करने की वजह से कि वो आज तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। यही वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। ये सुनकर युनची को एकदम सदमा लग जाता है। वो उसकी दोस्त से कहना चाहता है कि मुझे बताओ लिटिल फेरी है कहाँ, क्या किया तुम लोगों ने उनके साथ, क्यों उसकी पूरी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दी तुम लोगों ने। सच बता रहा, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं जिसने ये हरकत की थी। मुझे लिटिल फेरी का पता बताओ, मुझे उससे मिलना है, वो भी अभी के अभी। लेकिन वो जो दोस्त थी वो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताती है और युनची को वहाँ से धक्का मारकर साइड कर देती है। फिर भी वो कहती कि तुम्हें दोस्त तो नहीं लगी ना, लेकिन मैं मजबूर हूँ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, वरना मेरा भी यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो ये सुनकर युनची समझ जाता है कि तुम लोगों ने लिटिल फेरी को इस क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बाहर निकाल कर फेंक दिया है ना, अब ये सेक्ट मरेगा आज ही की आज। मैं चाह रहा हूँ हर एक एडर को जो भी सेक्ट के अंदर रहता ना, सबको जान से मारने के लिए। जिसने भी लिटिल फेरी के साथ ये हरकत की है वो सीधा सेक्ट के अंदर घुस जाता है और जो भी सेक्ट मास्टर था उसको मारने के लिए जा रहा था वो, लेकिन बीच में वो जो लिटिल फेरी की दोस्त थी वो बीच में आ जाती है और उसको रोकने की कोशिश करती है कि युनची तुम अंदर नहीं जा सकते, मेरी यहाँ पर जिम्मेदारी है कि बाहर का कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करे तो मैं उसको रोकूं। अब मैं अपना जिम्मेदारी निभा रही हूँ, मैं अपना फर्ज निभा रही हूँ और तुम्हें यहाँ पर रोकना मेरा फर्ज है। भले से तुम कोई भी क्यों ना हो, लेकिन मुझे तुम्हें रोकना होगा। इसी वजह से वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युनची को रोकने में लगी हुई थी। लेकिन युनची अपने आप इतना ज्यादा भड़का हुआ था, इसका हिसाब नहीं था। अभी तो वो 10, 15, 20 एडर को मार कर आया, तो उसके दिमाग पर खून पहले से सवार था, इसलिए वो यहाँ पर रुकने वाला ही नहीं था। वो अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करता है, जो अटैक हो सकते थे उसका इस्तेमाल करता ताकि वो गेट फोड़कर अंदर घुस सके महल के। लेकिन वो जो लिटिल फेरी की दोस्त थी उसको यहाँ पर उसके साथ फाइट करनी पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ पर आकर पहुंच चुकी थी लिटिल फेरी की मास्टर, जिसने ये सारी हरकत की थी लिटिल फेरी को भगाने की। और यहाँ पर
आने के बाद वो युंची के ऊपर अटैक करते हुए कहना चाहती कि तू है कौन और तू यहाँ पर आया तो आया कैसे। तो बाकी लोग उसको बता दे कि यही वो युंची है जिसने लिटिल फेरी के साथ वो काम किया था। तो ये देखकर वो मास्टर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती कि अच्छा तो ही वो युंची है ना, आखिर ये जिंदा कैसे है। लिटिल फेरी तो कह रही थी कि ये मर गया है, तो ये बचा तो बचा कैसे, अच्छा होता था कि मर ही गया होता है। युंची उस मास्टर से कहना चाहता है कि तूने लिटिल फेरी की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की और उसको बाहर निकाल कर फेंक दिया, आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई ये करने की, ये करने से पहले तेरे हाथ नहीं कांपेगा। तो ये सुनकर वो मास्टर कहना चाहते कि तू यहाँ पर हमारे क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के अंदर खड़ा हुआ है और यहाँ पर आकर हमको ही धमकी दे रहा है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई कैसे। तू जानता ना कि तू यहाँ पर अकेला मौजूद है और हम चाहे तो हम सब मिलकर तेरी जान ले सकते हैं। एक तो वैसे भी जो हमारी हालत हुई है ना आज वो तेरी वजह से ही हुई है, तूने ही हमारे सेट का इतना बुरा हाल किया और अब यहाँ पर आया हमें एक बार फिर से परेशान करने के लिए। हमने जो लिटिल फेरी के साथ किया कोई गलत नहीं किया क्योंकि उसका रूल तोड़ना तेरी वजह से था, तूने ही उसके साथ वो हरकत की, तूने उसको अपने बच्चे की माँ बनाया जो कि हमारे रूल के खिलाफ था। और जो रूल तोड़ता है हमें वो सख्त कदम उठाने पड़ते हैं और वही कदम उठाकर हमने उसके साथ जो किया है वो सही किया है। तो हमें दोष देने से पहले अपने आप को दोष दे कि इसकी जो हालत हुई है ना आज तो सिर्फ और सिर्फ उसका जिम्मेदार है, तेरे अलावा कोई उसका जिम्मेदार नहीं है। तेरी वजह से हमारी जो हजारों सालों की रेपुटेशन थी सेट की वो भी खत्म हो गई कि कभी भी कोई हमारे सेट का लड़की हो वो शादी से पहले किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाती, लेकिन तूने ये काम करके हमारी रेपुटेशन बर्बाद की। तो युंची कहता कि भाड़ में गया तेरा रूल, तेरे सेट की जो रेपुटेशन है वो मुझे घंटा नहीं फर्क पड़ता उससे। मेरे और लिटिल फेरी के बीच जो हुआ है ना किसी और की औकात नहीं कि उसके अंदर आकर टांग घुसा। हम दोनों ने जो किया है वो अपनी मर्जी से किया है और तुम्हारा कोई हक नहीं होता कि तुम हम यहाँ पर आकर रोको, हमारे ऊपर हुक्म चलाओ, ऑर्डर चलाओ हमारे ऊपर। तो आखिर तुझे मास्टर तुझे किसने हक दिया कि तू लिटिल फेरी की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करे। तूने ये करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं, तूने आखिर ये किया तो किया कैसे। मेरा दिमाग इतना खराब हो रहा है ना ये सुनकर जिसका हिसाब नहीं है। बुढ़िया आज देख मैं तेरा कैसा गेम बजाता हूँ, आज मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं, मैं तेरे सेट को ही बर्बाद कर दूंगा, तुझे भी जान से मार डालूंगा। तो ये देखकर वो मास्टर काफी ज्यादा भड़क जाती है और सीधा अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो युंची के ऊपर अटैक देकर मार देती है, जिस वजह से युंची पीछे खसक जाता है। वो युंची से कहना चाहती है कि देख लिटिल फेरी जो है ना मेरी सबसे खास डिसेबल थी, मैंने उसको अपनी बेटी की तरह पाल के बड़ा किया था और जो मैंने उसके साथ किया मैं जानती हूँ कि गलत किया, लेकिन मैं वो मजबूर थी करने के लिए तेरी वजह से। मुझे गुस्सा तो तुझ पर आना चाहिए कि तूने मेरी सबसे प्यारी डिसेबल को मुझसे दूर करने पर मजबूर किया। तेरे जैसे घटिया इंसान के बच्चे को बचाने के लिए उसने अपनी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय करने पे भी राजी हो गई, यहाँ से बाहर निकलने के पर भी राजी हो गई, लेकिन तेरे बच्चे को उसने गिराना पसंद नहीं किया। एक ऐसा बच्चा जो दुनिया में अभी तक आया भी नहीं है, गारंटी भी नहीं है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन उसके लिए उसने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया, ये जानते हुए कि उसको लग रहा है अभी तक कि तो जिंदा भी नहीं, वो अकेले कैसे सर्वाइव करेगी पूरी दुनिया में। लेकिन तूने न जाने कौन सा जादू करके उसके परख दिया था कि उसको दुनिया की कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ हमारा क्लाउड इमॉर्टल पैलेस इतना ज्यादा ठंडा है कि बच्चे का यहाँ पर सर्वाइव करना पेट के अंदर वो नामुमकिन है। तो इसी वजह से वो ये सेट भी छोड़कर चले गए ताकि उस 2 महीने 3 महीने के बच्चे को बचा सके जिसके ना ढंग से अभी तक के जान भी नहीं आई है। तो ये सुनकर युंची कहना चाहता है कि जहाँ तक कि मैंने तुम लोगों की हिस्ट्री पढ़ी है ना तो तुम्हारे पास एक पर्पल वेन हेवनली क्रिस्टल होता है, अगर वो किसी को दे दिया जाए ना जो माँ बनने वाली होती है तो उसके अंदर इतनी गर्मी आ जाती है कि वो आराम से बच्चे को अपने पेट के अंदर पाल सकती है, उस बच्चे को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन तुमने कभी ये देने की इसको कोशिश की? अरे तुम्हारा तो खुद ही मन नहीं था कि इसको यहाँ पर रखा जाए, तुम तो खुद चाहते थे कि इसको सेट से बाहर निकाल कर फेंका जाए। तुमने कभी इसको कोई तरीका बताया नहीं कि ये करोगे तो तुम बिल्कुल शांति से रह सकती। तुम्हारी दुश्मनी थी लिटिल फेरी के साथ, तुम बस उसको निकालना चाहती थी, इसलिए तुमने इतना बड़ा प्लान बनाया और उसको एक बार भी जाने से पहले रोका ही नहीं। हजारों साल से तुम लोग यहाँ पर रह रहे हो, तुम्हारा सेट यहाँ पर बना हुआ है, लेकिन तुम ये मत कहना मुझे गलती से भी कि तुम्हारे पास वो पर्पल वेन क्रिस्टल है ही नहीं। तुम कभी इसके बारे में जानते नहीं, अगर ये कहोगे ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा और अभी मैं फोड़ कर रख दूंगा तुम लोगों को। तुमको पता था कि वो क्रिस्टल किस तरह से काम आता है, लेकिन तुमने कभी भी लिटिल फेरी को वो दिया ही ना, देने के बारे में तुमने सोचा ना, उसको तुमने कभी बताया इसके बारे में। तो ये सुनकर बाकी के जितने भी लोग थे और यहाँ तक कि लिटिल फेरी की जो दोस्त थी वो भी अपनी मास्टर से कहना चाहती कि मास्टर क्या है, युंची सही कह रहा है, ऐसा कोई क्रिस्टल एग्जिस्ट करता है और आपने लिटिल फेरी को उसके बारे में नहीं बताया और मजबूर कर दिया उसको यहाँ से बाहर जाने के लिए। तो मास्टर कहती कि उस टाइम लिटिल फेरी को ज्यादा ही गुस्से में थी, मेरी बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी, मैं क्या ही बताती उसको क्रिस्टल के बारे में, बस इधर चली गई तो मैं थोड़ी ना रोकती उसको, मैंने भगा दिया उसको। तो युंची कहना चाहता है मास्टर से कि तुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि लिटिल फेरी जिंदा रहे या मर जाए, तुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है, तूने खाली उसका इस्तेमाल किया जब तक वो यहाँ पर रही। अगर उसका इस्तेमाल नहीं किया होता तुझे फिक्र होती है उसकी, तो कभी भी उसको यहाँ से जाने नहीं देती। तुझे फिक्र सिर्फ इतनी थी कि तेरे सेट की जो रेपुटेशन है ना वो खराब हो गया और उसके चलते तूने लिटिल फेरी के साथ ऐसा बर्ताव किया कि जैसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। तू यहाँ पर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए सेट की तो सब कुछ अपने गाँव में लगा दी, अपनी बेटी को भी, अपने जो भी पहचान वाला होगा, जो भी सबको मारने के लिए तैयार हो जाएगी। तुझे बस अपनी रेपुटेशन चाहिए ना, तुझे उससे ज्यादा रिश्तों की अहमियत है ही नहीं। तो ये सुनकर यहाँ पर जब उस मास्टर की पोल खुलने लग जाती
कि तब वो कह रही होती कि देखो लेडी परी ने खुद अपने यहाँ पर कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय की थी, मैंने सिर्फ उसको से मजबूर किया था, लेकिन उसने खुद से अपने हाथों से कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय किया। वैसे भी उसने कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर ली तो ये मतलब नहीं है कि वो मॉर्टल बन गई है। उसकी जो मैस्टिकल पावर है ना वो भी अभी भी आराम से किंग फिश मैक्सिमम लेवल पे होगी आराम से। तो इसलिए जहाँ पे भी होगी ना तो चांस हो सकता है कि अभी भी जिंदा होगी। कोई नॉर्मल कल्टीवेटर उसको ऐसे देखेगा तो मार नहीं सकता। तुम सोचोगे ये वो मॉर्टल इंसान बन गई है, कोई भी उसको हाथ लगा तो वो एक मॉर्टल इंसान की तरह मर जाएगी। नहीं, अभी भी उसके पास पावर है, वो अपने आप को बचा सकती है, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। जिस पर यूंची कहना चाहता है कि देख जो मेरे लिए अच्छा है ना उसके लिए मैं बहुत अच्छा, और जो मेरे लिए बुरा है ना सच बता रहा हूँ कि जो उसके लिए मैं बन जाता हूँ ना वो सपने में भी सोच कर डरता है। तो बस इस चीज के लिए दुआ कर, प्रार्थना कर रात दिन की मुझे लिटिल फेरी मिल जाए और उसका बच्चा भी बिल्कुल सही सलामत हो। क्योंकि अगर उसके ऊपर एक भी खरोच आई हुई हुई ना तो सच बता रहा हूँ अगले दिन का सूरज तेरा सेक्टर नहीं दे पाएगा। तो ये सुनकर वो मास्टर कहना चाहते कि देख मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लिटिल फेरी के साथ तू क्या करता है, क्योंकि वो तेरी हो चुकी दुनिया के किसी भी कोने में तुम जाके मरो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो तूने यहाँ पर आकर हमारा फॉर्मेशन तोड़ा है, हमारे साथ जो इतना अटैक करने की कोशिश की है, इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब जब तक तू नहीं देगा तब तक हम तुझे यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। तो ये सुनकर यूजी कहना चाहती है अच्छा ऐसी बात है, तुझे जवाब चाहिए, ठीक है तेको देता हूँ मैं जवाब। में ऐसा जवाब दूंगा ना कि कभी जिंदगी में मुझसे जवाब मांगना भूल जाएगी। अभी तुम इज्जत से जा रहा था लिटिल फेरी को ढूंढने के लिए कि देखूं वो अभी सेफ है या नहीं है, लेकिन तुमने मेरे यहाँ पर दिमाग एक बार फिर से खराब कर दिया। तो ठीक है मेरा जवाब चाहिए ना, तो ये लो मेरा जवाब। वो तुरंत अपनी पावर को इस्तेमाल करता, अपनी स्वॉर्ड को एक्टिवेट करता और फुल अपने फ्रैंक्स पावर की जो फायर पावर है उसको एक्टिवेट करके तैयार था। कहना चाहता कि मैं तुझे दिखाता हूँ कि आखिर मुझसे पंगा लेने का, मुझे गुस्सा दिलाने का अंजाम क्या होता है। यूजी इतना गुस्से में था कि लग रहा था कि भाई साहब आज वो फाड़ कर रख देगा पूरे उस मास्टर को, इस पूरे के पूरे सेक्ट को। मास्टर अब बचने वाली नहीं, क्या पता वो उसकी जान ही ले ले, लेकिन वो क्या करेगा ये तो अभी हमें नहीं दिखाया जाता। जिस सीन को दिखाता है साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।